नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी और समीर चौगांवकर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। काफी खबरें हमारे पास आज, जल्दी जल्दी बात करेंगे आप सभी के साथ। देखें, सबसे बड़ी पहली खबर हम करने जा रहे हैं। दिल्ली में दंगे के आरोप में एक बड़े नामचीन प्रकरण को ऐसा कहना चाहिए, जो बहुत उस वक्त काफी जिसकी चर्चा हुई थी, उस व्यक्ति को उस सजा दे दी गई है हत्या के आरोप में। इस पर क्या सियासत हो रही है आपको बताएंगे। राहुल गांधी के लौटने के बाद पंजाब की एक बगावत को लेकर मीटिंग शुरू हो चुकी है, वो खबर भी आपको देंगे। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच कैसे बयानबाजी के तीर चल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं दिल्ली दंगे की खबर से। करीब 6.5 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में दंगा हुआ था। नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जबरदस्त हिंसा हुई थी। इसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और उन्हीं में से एक व्यक्ति थे अंकित शर्मा। ये IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे और बड़ी बेरहमी के साथ इनकी हत्या कर दी गई थी। जब इनका शव बरामद हुआ था, एक नाले में इनकी हत्या करके शव को फेंक दिया गया था। जब शव बरामद हुआ था तो उस पर 51 घाव थे, 51। फेफड़े फट चुके थे, दिमाग की नस फट चुकी थी। आप सोचिए उस आदमी के साथ कैसी बर्बरता हुई होगी। करीब 6.5 साल तक मुकदमे के बाद अब इसका फैसला आया है। दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया। अभी ताहिर हुसैन कैरेक्टर जो है, इसके ऊपर कभी हां कभी ना चलता रहा पॉलिटिकल पार्टीज का, आम आदमी पार्टी का खास तौर पर। शुरुआत में जब ताहिर हुसैन पर आरोप लगा, तो चूंकि वो सिटिंग पार्षद था आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी ने पहले उसका बचाव किया कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। फिर बाद में जब लगा कि इस मामले में तो वो घिरता जा रहा है, तो फिर पार्टी ने उससे किनारा करना शुरू किया था। 16 जुलाई को कोर्ट अब यह तय करेगा कि ताहिर हुसैन को क्या सजा दी जाए। फांसी की सजा की मांग की जाएगी या उसको मुर्कैद होती है, ये तो देखना होगा। इस मामले में ताहिर हुसैन के साथ कई और लोग जो हैं उनको भी दोषी पाया गया है। 4 लोगों को, नाजिम, जावेद, कासिम और अनस को दोषी करार दिया है अदालत ने और 6 आरोपियों को बरी भी किया है इस पूरे मामले में। लेकिन अब देखिए, ये मामला क्योंकि कन्विक्ट हो गया, तो ये मामला फिर एक बार से फोर फ्रंट पर आ गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर बीजेपी बहुत हमलावर है। बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ताहिर हुसैन तो अरविंद केजरीवाल का खासम खास आदमी था, अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड था और उसने ही दिल्ली का दंगा भड़काया था। कांग्रेस को भी इस पूरे मामले में लपेटा है बीजेपी ने और कहा कि उस वक्त कांग्रेस के नेताओं के बयान, और सोनिया गांधी का भी नाम लिया है, वो सभी लोग दिल्ली के दंगे के दोषी हैं, जिम्मेदार थे दिल्ली के दंगों के लिए। लेकिन ताहिर हुसैन को लेकर के आम आदमी पार्टी जरूर अब बैकफुट पर होगी, भले ही उससे किनारा कर चुकी है पार्टी। तो आप देखिए आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को ताहिर हुसैन के मामले पर कैसे घेरा। अरविंद केजरीवाल जी, आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, कहीं छुपिएगा मत। जैसे आप जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया था छुप गए थे, एक शब्द आपके मुख से नहीं निकला था, पार्टी से आपने निष्कासित नहीं किया था, उसको राजनीतिक संरक्षण दिया था। आज ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या आप बाहर निकल के आज देश की जनता और दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे? ऐसा द्वेष, और उसका कसूर क्या है? IB ऑफिसर अपना काम कर रहा है। और आज जब हम इस फैसले की बात कर रहे हैं, अमानतुल्लाह खान की इतनी हिम्मत पड़ती है कि वो बाहर निकल के कहते हैं कि धर्म देखा गया ताहिर हुसैन का, इसलिए सजा हुई। उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये चरित्र, ये DNA है पापी आप अरविंद केजरीवाल का। और सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है ताहिर हुसैन के साथ, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिसके इशारे पे ये हुआ और जिसने लीपापोती करी। मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक शब्द अंकित शर्मा के लिए, और जो भारतीय नागरिक मारे गए दिल्ली दंगे में, करीब 60 लोग मारे गए, एक बार उनके लिए कुछ नहीं कहा। बीजेपी ने और भी कई आरोप लगाए। एक तो ये कि ताहिर हुसैन के खिलाफ बयान नहीं दिया, अंकित शर्मा की हत्या हुई तो उस पर क्यों आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं बोला। यह भी आरोप लगाया है बीजेपी ने कि उस वक्त दिल्ली दंगों के बाद जो रिलीफ कैंप लगे वो भी केवल मुसलमानों के लिए लगाए गए, जो हिंदू दंगा पीड़ित थे उनके लिए कोई कैंप नहीं लगाया, ये भी आरोप लगाया है। फिर शाहीन बाग उस वक्त लगा हुआ था, यहां मजमा लगा हुआ था दिल्ली में, तो शाहीन बाग के खिलाफ नहीं बोलती थी आम आदमी पार्टी। ये सारी बातें उस दौर की हैं। अमानतुल्लाह खान का उन्होंने नाम लिया, गौरव भाटिया ने, तो उनका एक पोस्ट है वो मैं पढ़ देता हूं। अमानतुल्लाह खान लिख रहे हैं, आज अदालत के जरिए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में दोषी कराए जाने पर बहुत दुखी हूं।
अल्लाह उसके घर वालों को सब्र अता करे, हमें कानून पर पूरा भरोसा है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ताहिर को ऊपरी अदालत से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अमानतुल्लाह खान खुद भी एक बड़े पोलराइजिंग फिगर हैं, ये भी कई बार कानूनी फेर में जो है वो फंस चुके हैं। लेकिन वो 2020 का दंगा, डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे और उस रात दिल्ली का दंगा भड़का था पहली बार जब डोनाल्ड ट्रंप यहां थे, और जब इसके तार खंगाले गए तो ये बड़ा साफ था कि उस वक्त ट्रंप भारत आ रहे हैं, दिल्ली में अगर कोई हिंसा होगी तो पूरी दुनिया में वो खबर छपेगी, खबर बनेगी। इस नियत से भी बहुत से लोग उस काम को कर रहे थे। अब जहां तक दूसरा पक्ष है, अब कपिल शर्मा ने इस पर कई सवाल पूछे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कपिल शर्मा को दोषी मानती है दंगे की शुरुआत का। वो मानते हैं कि कपिल मिश्रा माफ कीजिएगा, कपिल मिश्रा उस वक्त मंत्री नहीं थे, अब मंत्री हो गए, तब तो सरकार ही नहीं थी बीजेपी की। तो कपिल मिश्रा ने क्योंकि यह कहा था कि शाहीन बाग अगर नहीं, एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक फ्लाईओवर के नीचे महिलाएं बैठ गई थी, मुस्लिम महिलाएं बैठ गई थी सीएए के खिलाफ, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये नहीं हटेंगे यहां से तो फिर हमको कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बयान था उनका। उसको लोग कहते हैं कि ये वो भड़काऊ बयान था जहां से दिल्ली का दंगा भड़का। ये दोनों तरफ की बात मैं आपको बता रहा हूं। वो सवाल पूछ रहे हैं, सीएम के रूप में केजरीवाल ने अंकित शर्मा की हत्या पर 2 शब्द क्यों नहीं कहे? संजय सिंह ने ताहिर हुसैन को बार बार बेगुनाह क्यों बताया? जिन लोगों ने सड़कें बंद की, हत्याएं और दंगे किए, केजरीवाल ने उनका समर्थन क्यों किया? हिंदू पीड़ितों से केजरीवाल का मंत्रिमंडल क्यों नहीं मिला? दंगे के राहत कार्य में केवल एक समाज के लोगों के लिए ही क्यों कैंप लगाए गए? ये आरोप वो भी लगा रहे हैं। लेकिन अब ये ताहिर हुसैन के मामले में आम आदमी पार्टी देखते हैं कुछ कहती है कि नहीं कहती। वैसे केजरीवाल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कुछ बात हुई नहीं इनके बारे में। त्रिपाठी जी देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि क्या अभी अमानतुल्लाह खान को निकाल दिया गया आम आदमी पार्टी से? नहीं निकाला गया। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस अमानतुल्लाह खान के लिए अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत से खड़े थे, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कई मामले थे, वक्फ के मामले में और सब वो भ्रष्टाचार के उस सब के, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आम आदमी पार्टी अभी भी ताहिर हुसैन के साथ खड़ी है। वो भले ही अब AIMIM का नेता है, अब उसको भले ही ओवैसी उसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का विधायक, क्योंकि ये सामान्य घटनाक्रम नहीं होता है, अगर विधायक इस तरह से उनके साथ खड़ा दिख रहा है तो या तो पार्टी को निकाल देना चाहिए था। नहीं निकाला, इसका मतलब है पार्टी उनके स्टैंड के साथ खड़ी हुई है। दूसरा, कपिल मिश्रा के ऊपर आरोप लगता है, ठीक बात है, उस वक्त उनके बयान आते हैं कि वो नहीं खोला तो, लेकिन ऐसे तो आरोप ये भी लगते हैं कि सोनिया गांधी ने जो उस वक्त बयान दिया था वो भी प्रोवोकेटिव था। क्या बयान था? उस वक्त उन्होंने भी कहा था ना कि लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, तो लगभग उसी किस्म का बयान था जैसा जिसकी कहा जा रहा है, जैसे उन्होंने कहा था कि खुलवाना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट बयान में खोज रहा था, वो मिलेगा तो मैं आपको बताता हूं। वो लगभग उसी तरह का बयान था, उसी तरह से उन्होंने कहा था। उसका जिक्र किया गौरव भाटिया ने, मैं सुनवाता हूं और वो बताया था उन्होंने। अब उसके आगे की बात, IB अधिकारी अंकित शर्मा को क्यों मारा गया? क्या इस दिल्ली दंगे की साजिश, इसके तार बाहर तक जुड़ते थे? क्या जो शर्जील इमाम ने चिकन नेक काटने को कहा, जो उमर खालिद ने ट्रंप की विजिट के समय देश को अस्त व्यस्त त्रस्त करने को के लिए योजना बनाई, वो सब एक दूसरे से जुड़ा है? तो इसका जवाब सामान्य दृष्टि से, हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो है नहीं, तो वैसे देखने पे लगता है हाँ सही है। फिर आता है कि अब इसके आगे क्या? ताहिर हुसैन को सजा होने का सीधा सा मतलब हुआ कि जो हाथ दिखा था नाले में से, वो आज भी सबको याद है, रस्सी में से खींच रहे थे, मतलब एक घर का वो बच्चा चला गया, वो अलग बात है, वो देश की खुफिया एजेंसी, देश की सुरक्षा एजेंसी के साथ था। और ऐसे समय में जब दिल्ली को जलाने की कोशिश की, 59-60 लोग मरे थे, जाने कितने लोगों का जीवन दोबारा पटरी पर लौटा नहीं है। मतलब वो कई लोग तो दिल्ली छोड़कर चले गए, कई लोग मर गए। सवाल यह है कि एक बड़ा वर्ग उस वक्त ताहिर हुसैन को इनोसेंट बता रहा था, मासूम निर्दोष बता रहा था। उस वक्त बाकायदा ताहिर हुसैन के हवाले से वो खूब चल रहा था, और ये कि नहीं नहीं हम तो मासूम हैं, निर्दोष हैं, जबकि ताहिर हुसैन की छत पर बाकायदा 4, 6, 10 घंटे लड़ाई लड़ने का पूरा सामान था। पेट्रोल बम, पत्थर, एसिड, बढ़िया वाली गुलाल, बढ़िया वाली गुलाल, बड़ी एंगल लगा के बड़ी एंगल लगा के, जिससे कि आप मारिए तो बहुत तेज मार करेगी, बॉटल्स, वो कीले, छड़। सवाल यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता चला कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। क्योंकि यह सवाल तो हम खड़ा करते हैं कि भाई दिल्ली में दंगे हुए, तो भाई बताओ गृह मंत्री कौन था, बताओ कब हुआ, तो अब गृह मंत्री को तो जो करना था वो कार्रवाई कर रहे हैं।
लेकिन क्या अभी भी वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज इस दंगे के मुख्य जो दोषी है, आरोपित नहीं है, उसके खिलाफ खड़ी होकर बात करेंगी? देखिए, सवाल, ताहिर हुसैन तो एक आदमी है, उसमें बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई हैं। शर्जील इमाम को, उमर खालिद को तो आज तक बेल तक नहीं मिली है। बीच में एक आध बार छोड़ दे छोटे छोटे मौके पर, वो आज तक 6 साल से वो जेल में ही है। सवाल यह है कि दिल्ली में जो कुछ उस वक्त हुआ, उसके लिए सीएए कानून या बीजेपी की तरफ से जो लोग बयान दे रहे थे, जो माहौल दिल्ली में उस कानून की वजह से बना था, उसको आप दोषी देंगे, दोषी बनाएंगे? या जो ये शाहीन बाग जगह जगह लग गए, जगह जगह फ्लाईओवर के नीचे रोड ब्लॉक कर दी गई थी, उसमें और उसके बाद जो ये सब बयान हुआ, उसमें जामिया से लेकर के तमाम जगहों पर जिस तरीके की बातें होती थी, स्पीचेस दी जाती थी, कोई साजिश थी, उसको आप जिम्मेदार मानेंगे? क्योंकि आप दोनों तरफ से बात की जाती है ना। मैं आपको गौरव भाटिया का बयान सुनाता हूं, उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी को लेकर के बोला है, और अभी सोनिया गांधी के बयान का जिक्र कर रहे थे, वो सुनिए आप। सोनिया गांधी जी सबसे बड़ी गुनाहगार क्यों हैं? क्यों है राहुल गांधी गुनाहगार? ये दंगों जब साजिश की जा रही थी तो सोनिया गांधी का बयान है कि यह लड़ाई आर पार की लड़ाई है। घर से निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो। मैं पूछना चाहता हूं, मैं जनता को आह्वान देती हूं, खासकर मुसलमानों को, आपकी नागरिकता जाएगी, यह कांग्रेस कहती है, और उसके बाद कहती है आर पार की लड़ाई है। जब ऐसे भड़काऊ बयान कोई वरिष्ठ नेत्री धर्म के चश्मे से देख के देगी और दंगा होगा, तो उसकी जिम्मेदारी सोनिया गांधी जी को भी लेनी पड़ेगी। और इसके साथ ही इमरान मसूद बोटी बोटी कर दूंगा, इमरान मसूद, केवल नफरत, केवल जहरीले बयान, उनका भी एक बयान है। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। इमरान मसूद, क्या राहुल गांधी के इशारे पे ये वक्तव्य दिया गया? क्या राहुल गांधी ने कान पकड़ के इमरान मसूद से कहा माफी मांगो, जो पीड़ित परिवार हैं हमें उनके साथ खड़ा होना है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हम ये जो आज इस पर बात कर रहे हैं, ताहिर हुसैन, उसने इस बात को करने का मौका दिया या उसको, उसके ऊपर जो अदालत का फैसला आया। मूल प्रश्न यह है, दिल्ली में 6 साल पहले जो हुआ, 60 लोगों की जान गई, इसका मुख्य तौर पर आरोप किसके ऊपर है? जिसका जिम्मेदार कौन है? एक वो बयान जो आप कह रहे हैं, सोनिया गांधी का बयान 14 दिसंबर 2019 को रामलीला मैदान में कहा था, और सोनिया गांधी ने कहा था, जो इसमें दिख रहा है, अब आर पार की लड़ाई है, अभी नहीं निकले तो कायर कहलाओगे। अच्छा, ये बयान जी सर। लेकिन दंगा तो 20 में हुआ था ना, क्या उसी समय का है? ये दंगे के दौरान का बयान है? नहीं, दंगे के दौरान का नहीं है, तो ऐसे तो, तो इससे कंफ्यूजन होता है ना। नहीं, लेकिन 14 दिसंबर 2019 सर तारीख बता रहा हूं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन दंगा के जनवरी बाद में दंगा हो गया था ना, जनवरी में तो दंगा हो गया था। इसी 14 दिसंबर माहौल तो पीछे से पहले से ही चल रहा था, बनाया गया, क्योंकि उस समय जो ट्रंप साहब वहां आने वाले थे और एक माहौल ये बनाया गया, ये प्लान किया गया। ताहिर को तो जो सजा मिली है वो मिली है, लोअर कोर्ट ने भी सजा दी है, जो हायर कोर्ट में जाना चाहेंगे वो भी चले जाएंगे, उसका कोई मसला नहीं है। मसला है कि क्या राजनीतिक संरक्षण था आम आदमी पार्टी का। आज तो आम आदमी पार्टी में नहीं है, लेकिन उस समय तो आम आदमी पार्टी में थे। तो आम आदमी पार्टी ने उनको बचाने की हर कोशिश की, जिस भी तरह से बचाया जा सकता है। कोर्ट में जाने में, बचाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कोर्ट में तो आप लीगल केस को लड़ते हो। पॉलिटिकल तरीके से क्या किया गया और वो कैसे वो दंगा हुआ, कैसे लोग मारे गए, बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। और ये आईबी का तो हम लोगों ने देखा था कि वो क्या भयानक वो दृश्य था कि जिसको देखकर नाले का और वो सारी बातें, लगातार कोशिश की गई। और अब ये कहना कि उसे, ताहिर को धर्म के आधार पर सजा दी गई, ये जो है ना, ये भी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये तब तक ठीक था जब तक फैसला नहीं आया, जब तक फैसला नहीं आया, तब तक तो बोलने का मौका था। हाँ, तब तक मौका था कि उस समय तक ये किया जाए, और उस पर लगातार हो रहा है। और इसके लिए भी मैं तो मानता हूँ कि ठीक है, आपको हाई कोर्ट जाना है, जो भी सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहाँ तक जाने का अधिकार है। उसमें क्या फैसला होता है, क्या नहीं होता है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आज की तारीख में उनको मानना चाहिए कि कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके आधार पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्या लड़ाई लड़ेंगे, वो भी ठीक है, लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना। और अब तो वो ओवैसी साहब की पार्टी के साथ हैं शायद, ये ओवैसी जी की पार्टी के साथ, तो वो लड़ेंगे कि आम आदमी पार्टी लड़ेगी या कोई भी लड़ेगा, मुद्दा वो नहीं है। राजनीति का दंगों के साथ एक बड़ा
वो हो गया हमारे यहाँ चोली दामन जैसा रिश्ता है कि वो, और अक्सर ऐसे लोग फंस जाते हैं दबाव, जो लोग दबाव बना रहे हैं या जो लोग उसकी भूमिका बना रहे हैं वो तो कहीं बच ही जाते हैं। कुछ लोग आ जाते हैं, ये भी पार्षद थे, ये तो फंस गए, नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे नहीं फंसते। जो कार्यकर्ता होता है, जो कार्यकर्ता भी नहीं होता, वो फंस जाता है। उस सब पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह से हो रहा है, और जब ये सजा हो जाए तो धर्म के नाम पर सजा का मैं उस मसले को नहीं समझता। सर मेरा सवाल ये, उस वक्त देखें दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे जी। बीजेपी कानून और कांग्रेस, बीजेपी कानून लेके आई सीएए का, पूरे देश में माहौल बना, खासतौर पर दिल्ली में शाहीन बाग सजा। शाहीन बाग में रोजाना भाषण होते थे, दिखाए जाते थे सब जगहों पर। उसके बीच में ये सारा मामला हुआ था। नॉर्थ में जगह का नाम भूल रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक जगह जब एक रोड और रोक दी गई थी, वहां जाकर के कपिल मिश्रा की वो स्पीच हुई थी कि अगर ये नहीं हट गई शाम तक तो हमको कुछ करना पड़ेगा, कुछ टाइम। कपिल मिश्रा तो विनम्र नेताओं में से हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मूल आप इस दंगे की जड़ में किसको पाते हैं? जो सरकार कानून लाई, जिस पर विरोध हुआ, वो कपिल मिश्रा भी उसी पार्टी में थे, या वो लोग जिन्होंने उस सारे आंदोलन को और सारे दिल्ली में जगह जगह सड़कें रोकने को वो माहौल जिसने बनाया, उन लोगों को? उसमें कांग्रेस भी है, उसमें आम आदमी पार्टी भी, उसमें तमाम और दल भी है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि आंदोलन करना ही नहीं चाहिए सरकार के फैसलों के खिलाफ। सर मैंने तो एक सवाल पूछा आपसे कि उस सब की, उस माहौल की वजह से दिल्ली में दंगा हुआ। नहीं, उस माहौल से मुझे उस माहौल की वजह से नहीं हुआ दिल्ली में दंगा। मैं कह रहा हूं उस माहौल से हुआ हो तब भी मैं कोई आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं। यदि कोई सरकार फैसला करती है, बड़ा ओपन सवाल पूछा, आप दंगे की जड़ में किसको पाते हैं ज्यादा? पॉलिटिक्स को मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स में जो लोग अपना इंटरेस्ट देखते हैं वो लोग इसको पाते हैं। और ऐसा होता ही है कि कोई सरकार के फैसले होते हैं, वो इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सरकार ने अपने हिसाब से फैसला किया। बहुत सारे लोग हैं उसके खिलाफ होते हैं, उनके पास अधिकार होता है कि वो उसका प्रदर्शन करें। अब उसमें से कई लोग ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं कि उस माहौल का कैसे इस्तेमाल अपने राजनीति के लिए किया जाए। आप किसी को पिन पॉइंट नहीं करना चाहेंगे इसमें अलग से कि ये बीजेपी की वजह से हुआ या ये आम आदमी पार्टी? बीजेपी की वजह से क्यों हुआ? बीजेपी की वजह, बीजेपी ने अपना फैसला किया उस पर, ठीक है, बीजेपी को भी मैं इसमें कोई दोषी नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे लोग ठीक है उसका बीच में से कोई ना कोई अपनी पॉलिटिक्स कर लेते हैं। आज बीजेपी अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबको दोषी बता रही है। नहीं, बहुत बड़ा मामला था, 2020 में मामला हुआ, और मुझे इस बात का आश्चर्य है कि इसको लोअर कोर्ट का डिसीजन आने में 6 साल लगे। 6 साल के अंदर तो पूरा फाइनल डिसीजन हो गया, इनको सजा मिल जानी चाहिए थी। ये इतना गंभीर मामला था, ये सिर्फ सीए के खिलाफ किया हुआ एक धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं था, ये एक पूरा सीए के आड़ में एक पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था कि ट्रंप के आने पर भारत की छवि कैसे खराब की जाए, दुनिया को कैसे बताया जाए कि भारत के अंदर किस तरह की सरकार चल रही है, कैसे हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा सकते हैं, और इसके पूरा प्री प्लान किया गया था। इसमें राजनीतिक दलों का पूरा सहयोग था, कांग्रेस का पूरा समर्थन था, अरविंद केजरीवाल का समर्थन था, और देश की छवि खराब करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, और हिंदू और मुसलमानों को दंगा बड़े स्तर पर दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान में भड़काने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। सिर्फ एक अंकित की हत्या का मामला नहीं था कि एक आईबी के अधिकारी को आपने मारा, सिर्फ वहां तक मामला नहीं था, यह एक बहुत बड़े स्तर पर इसकी तैयारी की गई थी। सौभाग्य से वो बड़ा मामला सर, एक बात तो साफ नजर आती है ना, चूंकि ये दंगा ट्रंप की विजिट पर हुआ, बिल्कुल टाइम करके हुआ, बिल्कुल, तो उसमें तो वही लोग जो हैं, मतलब जिन लोगों का उद्देश्य इस मामले को अंतर्राष्ट्रीयकरण करना था, देश की छवि खराब करने का था, वो जो लोग ये चाहते थे कि ये बड़ा मामला दुनिया देखे दिल्ली में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप उन्हीं से पूछेंगे ना कि भाई ये जब ट्रंप आया तभी दंगा क्यों हुआ? बीजेपी के नेता का तो प्रयास नहीं हो सकता कि ट्रंप के वक्त दिल्ली में शांति पैदा करो। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार ने कोशिश की होगी इस मामले को लेकर, इतने लोग अगर इसके अंदर इन्वॉल्व रहे। सोनिया गांधी पे तो एफआईआर दर्ज हुई थी, तमाम नेताओं पे एफआईआर दर्ज हुई थी, हालांकि फिर वो बात आगे क्यों नहीं बढ़ी है तो सरकार इस बात के मामले में बता पाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, तमाम उनके ऊपर धाराओं में लगना चाहिए। कि मुझे लगता है कि देशद्रोह का भी मामला था, ट्रंप के सामने जिस तरीके से किया इस पूरे मामले को लेकर के, और जिस बर्बरता से उस अंकित को मारा गया था, जिस बेरहमी से उसको मारा गया था, ये बताने की कोशिश की गई थी कि भाई मुस्लिम इलाके में अगर कोई हिंदू यहां से निकलेगा तो उसका क्या असर होगा। मुझे लगता है बहुत बर्बर तरीके से किया गया था। सिर्फ 2-3 जरूरी लाइनें हैं। एक तो ये कि इतना सामान्य नहीं है जितना हम लोग बात कर रहे हैं, और कि आप पूछ रहे हैं किसको दोष दें। उनको दोष दें जो ये कह रहे थे कि इस देश में
एक कंसंट्रेशन कैंप बन जाएगा और सारे मुसलमानों को उनमें डाल दिया जाएगा। उनको दोष दे, जिस बयान खोजिए जिसने दिया हो उसको, जिसने कहा कि मुसलमान डिटेंशन सेंटर में चला जाएगा, 2 दर्जे का नागरिक होगा, और टीवी पर बैठकर पत्रकार भी कह रहे थे कि हाँ मुसलमान डरा हुआ है। उनको दोष दें जो कहते थे कल से नमाज नहीं करने पाएंगे सीए के बाद, भारत के मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर बंद किया जाएगा, उनको देश से ही बाहर ढकेल दिया जाएगा। उनको दोष दें जो कहते थे कि ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है, इसको ये कर रहे हैं। उनको दोष दीजिए जो बाकायदा कहते थे कि हर शहर में शाहीन बाग होगा और शाहीन बाग की दादियों नानियों की फर्जी हवाई कहानी चलाई जाती थी। उनको दोष दें जो वहां जाके कहते थे कि मैं तो इनके चरणों में नतमस्तक हूं, ऐसा आंदोलन तो हमने देखा ही नहीं। और वहां क्या किया, वहां सारे जितने जिसको कहते हैं कुछ जगह पर गलत काम किए गए और हर शहर में ऐसा एक ठिकाना खोजने की कोशिश की गई। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं था, ये देशद्रोह था, गृह युद्ध फैलाने की कोशिश थी, आंतरिक संघर्ष को आगे बढ़ाने की तैयारी थी। सर अगली खबर पर जा रहा हूं। इसमें एक लाइन जोड़ दूंगी, ये जो सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो समीर जी ने भी, हर्ष ने, इस पर कोई काम नहीं हुआ ना। क्या उन लोगों को जो एक इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है, देशद्रोह का हो सकता है या देश भर में, क्या वो सब लोग पकड़े गए या उन पर कोई मुकदमे चले? असली बात वही मैं कह रहा हूं, जो पहले भी मैंने सवाल खड़ा किया। और कपिल मिश्रा जी या ऐसे लोग जो उस बयान के साथ उस समय जो उन्होंने बयान दिया, क्या उनकी भूमिका पर कुछ बात हुई? क्योंकि वो किस पक्ष में खड़े हैं ये मैं सर आगे अभी तो ये तो एक फैसला अभी और आया है, अभी तो और फैसले आने हैं सर इसमें। राहुल गांधी 20 दिन के विदेश दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। राहुल गांधी अब पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को सुलझाने में जुट गए हैं। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक मीटिंग हो रही है इस वक्त, और राहुल गांधी उसमें शामिल हैं। तो अब कंफर्म कर सकते हैं, वहीं ये गाड़ी दिख गई, बस इससे इत्मीनान हो गया कि राहुल जी सर लौट आए। एक बार हमने गलत, मतलब हमको भी भ्रम हो गया था, लेकिन अब लौट आए। पंजाब कांग्रेस के कलह को लेकिन वो कैसे सुलझाएंगे, चन्नी को कैसे मनाएंगे या मनाएंगे भी या नहीं, ये सवाल है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भूपेश बघेल 5 दिन चंडीगढ़ में रहे, पंजाब में रहे, और दौरे के अंतिम दिन शर्तों के साथ चन्नी गुट ने उनसे मुलाकात की, जिसमें भूपेश बघेल के सामने चन्नी गुट ने अपनी मांगें दोहरा दी कि प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग हमको स्वीकार नहीं है और चन्नी को सीएम फेस बनाया जाए और उम्मीदवारों के चयन में भी चन्नी की राय को तरजीह दी जाए। बैठक के बाद भूपेश बघेल ने कहा था, आपको याद होगा, कि वो हाईकमान को सूचित कर देंगे, लेकिन गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है इस तरीके से नियुक्तियां बार बार बदलना, ये बात उन्होंने कही थी। तो एक बार सर विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी जुड़ गई हमारे साथ, वो एक बार बता दें कि इस मीटिंग से क्या हल निकलने की उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी ने क्या मन बनाया है चन्नी को लेकर के। जी विजय लक्ष्मी। देखिए सौरभ, इस मीटिंग के बाद एक क्लैरिटी जरूर आ जाएगी। हालांकि भूपेश बघेल ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी होगी, जाहिर तौर पर जो वो बात कह रहे हैं कि अध्यक्ष बनाना और हटाना गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, तो एक तरह से वो इंडिकेशन तो दे रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट में क्या होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस रिपोर्ट को कैसे लेती है, क्योंकि अगर चन्नी को, जिस तरह से चन्नी खेमा है, बात सिर्फ चन्नी की नहीं है, उनके पीछे जो उनके साथ जो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, चाहे परगट सिंह हो, चाहे सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, चाहे राणा गुरजीत सिंह हो, ये तमाम लोग हैं, चाहे कुछ विधायक हों या फिर पिछली बार चुनाव लड़ चुके लोग हों, ये तमाम जो लोग हैं ये कांग्रेस पार्टी को जिताने का तो पता नहीं पर हराने का मादा जरूर रखते हैं। तो ऐसे में राजा वड़िंग, ये तमाम लोग यही कह रहे हैं कि राजा वड़िंग को हटाना चाहिए, लेकिन अगर उनको हटाते हैं तो दूसरे राज्यों में क्या मैसेज जाएगा। ऐसे ही ऑलरेडी अंदरूनी कलह जो है गोवा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सिमर कर रही है। तो कांग्रेस आला कमान के लिए देखना होगा कि कैसे राहुल गांधी इस पूरे मसले को जो है वो सुलझाते हैं। अगर वापस राजा वड़िंग को लेने का फैसला करते हैं तो एक बड़ा फैसला होगा, और ये अब तक की ट्रेडिशनल राहुल गांधी की पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग फैसला होगा, क्योंकि राहुल गांधी जनरली जो सुझाव उनके जनरल सेक्रेटरी उन्हें देते हैं और जिस फैसले को वो ले लेते हैं उस पर वापस वो नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला एकदम अलग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पंजाब कांग्रेस के हाथ में जाएगा, एक कांग्रेस, कमजोर कांग्रेस चुनाव में उतरती हुई दिखेगी। उसके विजय बहुत धन्यवाद आपका। अब मैंने बताया कि रिपोर्ट तो भूपेश बघेल दे चुके होंगे उनको। सर अब सवाल यह है कि भूपेश बघेल तो दिल्ली के ही नॉमिनी थे ना, वहां जो गए, तो वो तो सार्वजनिक तौर पर 3-4 बार कह चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने का कोई सवाल ही नहीं है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। उन्होंने तो इस मीटिंग के बाद, ये जो चन्नी के साथ हुई, इसके बाद कहा कि बात ही नहीं हुई इस विषय पर तो हमारी, तो अब क्या करेंगे राहुल गांधी? देखिए, मुझे लगता है विजय लक्ष्मी जो सही कह रही हैं कि अगर भूपेश बघेल सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, अध्यक्ष बदलना, तो शायद भूपेश बघेल की रिपोर्ट भी कुल मिलाकर के वही बात कह रही होगी। बिल्कुल। अब राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी का चाहे कर्नाटक में लीडरशिप चेंज का मसला हो या उससे पहले हिमाचल में जिस तरह से प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र सिंह की विधवा है, पत्नी है, उनके दबाव को दरकिनार करके सुखविंदर सुक्खू को बनाकर रहा हो, तो ये तो है कि राहुल गांधी देर से फैसला लेते हैं। कर्नाटक में भी मतलब करीब 2.5-3 साल लग गया फैसला लेने में।
लीडरशिप चेंज में, लेकिन उससे आमतौर पर पीछे हटते नहीं हैं। और पंजाब की सिचुएशन आप देखें तो चन्नी गुट बार बार ये कह रहा है वड़िक के लिए कि कंप्रोमाइज्ड लीडर नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं चाहिए। अरे ये वैसे कॉम्प्रोमाइज का मतलब वो कह रहे हैं ये कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी पे सॉफ्ट है। नहीं, कंप्रोमाइज्ड का जो वर्ड है वो पॉलिटिक्स में हाल फिलहाल राहुल गांधी लेके आए पर अब उन्हीं की पार्टी प्रधानमंत्री जी के लिए, तो अब वो वर्ड उनके लिए यूज हो रहा है। लेकिन पूरे एपिसोड में अगर आप देखें तो चरणजीत सिंह चन्नी कहीं ज्यादा कंप्रोमाइज्ड लीडर के तौर पर हो रहे हैं। Okay. उसके 2-3 कारण हैं। एक तो जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो खनन घोटाले में उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, उनका भतीजा गिरफ्तार हुआ, यानी कहीं ना कहीं वो ईडी के शिकंजे में है अभी तक। और दूसरा, जब ये बात चल रही थी तभी उन्हीं के गुट के एक बड़े नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो पहले डिप्टी सीएम भी रहे और इस समय सांसद हैं, वो जाके केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले। हालांकि वो सफाई दी कि कुछ पहले से मुलाकातें तय थी, उस संदर्भ में हुआ। तो राहुल गांधी की चिंता ये भी होगी अगर चन्नी को ज़्यादा भाव दिया जाए। पहली बात तो मेरी समझ ये कहती है कि अगर वड़े घटे 1% के लिए मान लें, राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता, तो चन्नी तो नहीं बनेंगे। कोई मिडवे निकाला जाएगा जो दोनों गुटों को स्वीकार्य हो। और कई बार अगर परिवर्तन हुआ तो उसमें ना चन्नी होंगे ना बड़े होंगे। Okay. लेकिन चन्नी की दूसरी जो मांग है कि उनकी ज्यादा चले टिकट के बंटवारे में, वो कांग्रेस जोखिम कतई नहीं लेगी। अरे क्योंकि सर, चन्नी तो इस हद तक चले गए, उन्होंने बूटा सिंह के परिवार को बुलवा लिया। बूटा सिंह दलित सिख थे, उनकी फैमिली को बगल में बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और फैमिली कह रही है कि इनसे बढ़िया तो आदमी नहीं है कोई, यही आदमी पंजाब का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बूटा सिंह बड़े नेता रहे कांग्रेस के, हालांकि उन पर कई विवाद भी हैं उनको लेकर, लेकिन कांग्रेस ने चन्नी का एक रिप्लेसमेंट, हालांकि वो बेटर रिप्लेसमेंट मैं मानता हूं सीनियरिटी के हिसाब से और लॉयल्टी के हिसाब से, शमशेर सिंह दूलो। हाँ, वो आपने बताया था। पहले पंजाब के अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे। तो कांग्रेस चन्नी के गुट को ज्यादा टिकट भी नहीं देगी। जो आदमी आज आंखें दिखा सकता है, अगर चन्नी में चुनाव के बाद क्या करेगा, पोटेंशियल ज्यादा दिखाई देगा तो इनको मनाया जाएगा या कोई रास्ता निकाला जाएगा, या ये हो कि नहीं इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो अलग बात होगी। अब ये मीटिंग में क्या निकलता है इसकी बात करेंगे।